Yes, listen, conduction. There are three types of transfer of heat from one region to another. One is the conduction, second is convection and third is radiation. तो ये conduction में क्या होता है? Conduction is basically used for heat transfer for solids. सॉलिड के लिए कंडक्शन में हीट ट्रांसफ़र मतलब सपोज देर इज़ वन रॉड, जैसे मान लो ये रॉड है, ठीक है, और इस रॉड को आपने फ्लेम के ऊपर रख दिया, फाइन, सो मेटल रॉड है, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये वाला एंड भी हीट हो जाएगा। मतलब जो मेटल रॉड का अगर एक एंड आपने हीट के ऊपर फ्लेम के ऊपर रख दिया तो कुछ देर बाद इधर भी, तो इसका रीज़न क्या होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, और सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो होता है कंडक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? कंडक्शन के थ्रू। तो जो हीट फ्लो का रेट है कि कंडक्शन कम होगा या ज़्यादा होगा, हीट ट्रांसफ़र कितना होगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर और भी कई सारी चीज़ों पर। सपोज देयर इज़ ए सिलेंड्रिकल रॉड और दिस इज़ टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T, so one end is at higher temperature, this end is called the hot end, and other end is at lower temperature, this is called the cold end, right? तो heat flow from hot end to cold end। अब important बात ये है, बहुत important है, it is not so easy। जो hot end से cold end की तरफ heat का transfer होता है, that is in two state, one is the variable state, one is the variable state and second is the steady state। now what is variable state and what is steady state? जैसे मान लो ये hot end है, तो कंडक्शन में क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए सॉलिड टू इट्स एडजेसेंट पार्ट। मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इसके सामने वाले पार्ट को हीट करेगा, फिर ये इस पार्ट को हीट करेगा, ये फिर इस पार्ट को हीट करेगा, इस तरह से हीट ट्रांसफ़र होके एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाएगी। तो अब स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर है ना, जितने भी क्रॉस सेक्शंस हैं, जितने भी सॉलिड सिलेंड्रिकल रॉड के रीजन्स हैं, वो सब वेरिएबल टेम्परेचर पर होंगे। वेरिएबल मतलब टेम्परेचर कीप्स ऑन चेंजिंग, टेम्परेचर चेंज भी हो रहा है और टेम्परेचर अलग अलग भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो टेम्परेचर इस पार्ट का है वो इस वाले का, वो इस वाले का, टेम्परेचर कीप्स ऑन चेंजिंग क्योंकि हीट फ्लो हो रही है। सो दिस स्टेट इज कॉल्ड द वेरिएबल स्टेट। कंडक्शन में हीट एक पार्ट से उसके एडजेसेंट पार्ट को ट्रांसफर होती है। फर्स्ट इन वेरिएबल स्टेट में टेम्परेचर अलग अलग है और चेंजिंग है। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट बिकम्स कॉन्स्टेंट बट नॉट इक्वल, क्योंकि अगर टेम्परेचर इक्वल हो गया सभी पार्ट का तो हीट तो फ्लो होगी नहीं, हीट तो ट्रांसफर होगी नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट, तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर होता है देन स्टडी फ्लो ऑफ हीट स्टार्ट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द स्टडी स्टेट। जैसे वाटर फ्लो होता है पाइप में, शुरू में क्या होगा, अलग अलग पानी रहेगा ही नहीं, पानी धीरे धीरे जाएगा, पानी का जो कंटेंट है वो बढ़ेगी क्वांटिटी, कुछ टाइम के बाद पानी का क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगा, जितना पानी आएगा उतना ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें क्या होता है, इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द बॉडी is changing, okay, after some time the temperature is constant but not equal, so that is called steady state और शुरू में variable state। तो अगर मान लो इस रॉड का जो थिकनेस है वो डेल्टा एक्स है, मतलब थिकनेस बोलो या लेंथ बोलो, जैसे मान लो पानी गर्म कर रहे हैं कंटेनर में, ठीक है, वेसल में पानी गर्म कर रहे हैं, तो उसकी जो बॉटम है उसकी कुछ थिकनेस होती है ना, तो पानी को गर्म करने के लिए पहले कंटेनर को गर्म करना पड़ता है। ऐसे तो नहीं है सीधा का सीधा पानी उड़ेल दोगे हीट उसके ऊपर, सोर्स के ऊपर, हीट के ऊपर, कंटेनर में गर्म करेंगे तो पहले कंटेनर हीट होगा कंडक्शन से, उसके बाद लिक्विड हीट होगा कन्वेक्शन से। जैसे विंडो पेन्स हैं तो सनलाइट अंदर आती है, विंडो पेन से हो गए, तो विंडो पेन में जो हीट ट्रांसफ़र है वो कंडक्शन के थ्रू है, समझ रहे हैं, सॉलिड के अंदर कंडक्शन से। तो ये मान लो इसका थिकनेस डेल्टा एक्स है और टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी है। तो एक टर्म मैंने आपको बताई थी ग्रेडियंट, क्या होती है ग्रेडियंट, पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट बिल्डअप हो रहा है और टेम्परेचर ग्रेडियंट कितना है, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, दिस इज टेम्परेचर ग्रेडियंट, ओके। तो अब हीट का जो फ्लो है
कैसा फ्लो है, फास्ट है, स्लो है, ठीक है, कम टाइम है, ज़्यादा टाइम है, या फ्लो है ही नहीं बिल्कुल भी। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, सो दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। क्यू इज द सिंबल फॉर हीट एंड टी इज टाइम, सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो विच इज बेसिकली कॉल्ड कंडक्शन। रेट ऑफ हीट फ्लो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, कितना एरिया उसका है, और टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, इन दोनों पे डिपेंड करती है। सो रेट ऑफ हीट फ्लो मींस अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। और ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी साइन। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब रिमूव होगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट। सो दैट कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इक्वल टू के। सो के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, यही हीट कंडक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और जो के यहाँ पर कांस्टेंट मैंने लिया है, दिस इज कैपिटल के, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट भी इसको बोलते हैं। ये हमें बताता है कि कोई भी मटेरियल कितना हीट कंडक्ट करेगा। जैसे मेटल्स हैं, मेटल हीट को बहुत अच्छा कंडक्शन करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है मेटल्स, ठीक है। दूसरी तरफ जो प्लास्टिक है वो पुअर कंडक्टर है, या कोई एलॉय है वो मेटल जितना नहीं है। तो कोई मटेरियल जितना ज़्यादा हीट का कंडक्शन करेगा उतना ही ज़्यादा उसका थर्मल कंडक्टिविटी कोफिशिएंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डायमेंशनल फार्मूला, इसकी डेफिनेशन, इसका खुद का फार्मूला जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जैसे करंट का फ्लो होता है, जैसे लिक्विड का फ्लो होता है, ठीक है, उसी तरह से हीट का भी फ्लो होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। जो ट्रांसफर ऑफ हीट की हम बात कर रहे हैं, इसमें तीन तरह से जरूर हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, जिसमें मैथमेटिक्स है, जिसमें इक्वेशन है, जिसमें न्यूमेरिकल्स है, वो केवल और केवल कंडक्शन है। बाकी कन्वेक्शन और रेडिएशन तो थ्योरेटिकल है, ठीक है। सो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। सो अगर मान लो मेरे को डिफाइन करना है के, व्हाट डू यू मीन बाई के, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब हाउ इजीली ए मटेरियल कैन कंडक्ट द हीट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, हीट कंडक्शन, ठीक है। बिना हीट कंडक्शन के तो बात बनेगी नहीं, हीट ट्रांसफर तो होता ही है, इंटीग्रल पार्ट है। सो के इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी अपॉन ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। नाउ कैन यू टेल मी इट्स यूनिट, यूनिट क्या बन जाएगी, इसकी यूनिट क्या होती है डेल्टा क्यू की, डेल्टा क्यू की यूनिट जूल एनर्जी है, हीट एनर्जी है जूल, और टाइम का यूनिट सेकेंड, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस है, तो उसमें भी लिख सकते हो आप इसको। तो ये अपना हो जाएगा यहाँ पर, जूल पर सेकेंड को बोलते हैं वॉट, ठीक है, और मीटर स्क्वायर, और ये मीटर से मीटर कट जाएगा, वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है, या वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यहाँ से डायमेंशनल फार्मूला भी इसका निकल जाएगा। तो अब डेफिनेशन अगर बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले को 1 कंसीडर कर लेंगे, ए 1 मीटर स्क्वायर, और डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स 1 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, फाइन। तो अब यहाँ से के कितना आ गया, के इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो हाउ टू डिफाइन, बहुत आसान है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू द सॉलिड व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर एंड यूनिट टेम्परेचर ग्रेडियंट इज मेंटेन्ड अक्रॉस द रॉड। तो अगर किसी सॉलिड रॉड के अक्रॉस 1 यूनिट का टेम्परेचर ग्रेडियंट है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो जितना हीट फ्लो पर सेकंड होगा वही उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी भी होगा। बता रही है समझ में। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं करंट फ्लो से। करंट फ्लो क्यों होता है, जैसे रेट ऑफ हीट फ्लो है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो को करंट बोलते हैं कि नहीं करंट, वो किस वजह से होता है करंट फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो करंट I इज इक्वल टू
V अपॉन आर, होता है कि नहीं, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो करंट तभी ना होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो I को क्या लिख देते हैं हम, dq/dt भी लिख देते हैं, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसको मैं अगर कंपेयर करने लगूं रेट ऑफ हीट फ्लो से, मतलब मेरी ये रेट ऑफ हीट फ्लो है, और मेरा अब हीट फ्लो किस वजह से हो रही है, किस वजह से हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह अगर मैं टेम्परेचर डिफरेंस लिख दूंगा तो मेरा यहाँ पर L अपॉन के ए, मतलब डेल्टा एक्स को मैंने L ले लिया, डेल्टा एक्स को क्या ले लिया मैंने, L ले लिया। देखो एक टर्म होती है थर्मल रेजिस्टेंस, क्या होती है, थर्मल रेजिस्टेंस, मतलब कोई भी मटेरियल हीट कंडक्शन का अपोज करता है कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से। जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का, ऐसे ही थर्मल रेजिस्टेंस भी होता है मटेरियल का। तो अगर यहाँ पर मैं थर्मल रेजिस्टेंस को समझना चाहूँ तो मेरे लिए समझना बहुत आसान है, इस इक्वेशन को करंट वोल्टेज की इक्वेशन से कंपेयर करके। उसके बाद वो समझने की क्यों कोशिश कर रहा हूं मैं, समझने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी दे दिए जाते हैं, जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, R1 R2 रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, R1 प्लस R2। पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो कितना हो गया, 1/R1 प्लस 1/R2 से निकाल लेंगे। यहीं पर अगर मैं कहूं कि मैंने एक रॉड और कनेक्ट कर दी, इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, इसका K2 है, तो बताओ पूरे का कितना होगा, तो K1 प्लस K2। तो कैसे निकालेंगे K1 प्लस K2, उसको निकालने का यहाँ पर मेथड हमारे पास है। तो ये जो टर्म है L अपॉन के ए, ये रेजिस्टेंस की जगह आ रही है। देखो जरा भाई, ये तो करंट हो गई, इधर ऐसे हीट हो गई, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो जो R की जगह आया वो क्या हुआ, वो थर्मल रेजिस्टेंस ही ना हुआ, वो थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से थर्मल रेजिस्टेंस का भी आइडिया लिया जा सकता है, और थर्मल रेजिस्टेंस अगर एक रॉड का मालूम है तो कॉम्बिनेशन का निकाल सकते हैं, R इज इक्वल टू एल अपॉन के ए, R इज इक्वल टू एल अपॉन के ए। सीरीज में R1 प्लस R2 कर दो तो L1 अपॉन के A1 प्लस L2 अपॉन K2 A2। वो डिपेंड करेगा रॉड को कैसे कनेक्ट किया हुआ है, उनकी लेंथ सेम है, पैरेलल में लेंथ सेम रहेगी और सीरीज में एरिया सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको आइडिया दे दिया कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड का भी, और जो इफेक्टिव थर्मल कोफिशिएंट है, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी है, वो कैसे कैलकुलेट होगी, बताइए आपको समझ में। तो इतना ही थर्मल कंडक्शन में अपना हीट ट्रांसफर का पार्ट है। अब जो दूसरा मोड है हीट ट्रांसफर का, वो प्योरली थ्योरेटिकल है। तो जितने भी सॉलिड्स हैं, जैसे विंडो पेन से हीट का कंडक्शन हो रहा है, कंटेनर में पानी रख के आप गर्म कर रहे हैं उसका हीट का कंडक्शन हो रहा है, ठीक है, कार के शीशे से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सारा का सारा किसके थ्रू होती है, कंडक्शन के थ्रू होती है। कंडक्शन इज इन केस ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइएगा जो सेकेंड मोड है हीट ट्रांसफर का, दैट इज कन्वेक्शन, दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, दिस इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। मतलब मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो एक रीजन से दूसरे रीजन में हीट लेके जाते हैं। कंडक्शन में मीडियम के पार्टिकल नहीं जाते हैं, मीडियम के पार्टिकल अपनी जगह में रह के ऑसिलेट करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम हीट इज ट्रांसफर्ड इन कंडक्शन। कंडक्शन में पार्टिकल्स के मूवमेंट के बिना हीट ट्रांसफर होती है, कन्वेक्शन में पार्टिकल के मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफर होती है। तो ये होता है लिक्विड्स में और गैसेस में। जैसे मान लो आप वाटर हीट कर रहे हैं आप, ठीक है, सपोज यू आर हीटिंग ए वाटर, फाइन, तो क्या होगा, पहले जो नीचे वाला पानी है वो गर्म होगा, समझ रहे हैं, वो हल्का होकर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर वाला पानी नीचे आ जाएगा, तो जो नीचे वाले वाटर पार्टिकल्स हैं दे हीट एंड गोज अप, ठीक है। ऐसे ही जो एयर है, जैसे ग्राउंड के पास जो ग्राउंड है हमारा, यहाँ पर हीट पड़ती है, थर्मल रेडिएशंस आती हैं, सन की लाइट आती है, तो ये वाली जो एयर होती है गर्म होकर ऊपर जाती है, ऊपर वाली फिर नीचे आती है। सो इस तरह से कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जैसे हमारा सी ब्रीज हो गया, लैंड ब्रीज हो गया, ट्रेड विंड हो गया, मानसून हो गया, इन सब में जो हीट का ट्रांसफ़र है वो कन्वेक्शन की वजह से है। और एनसीईआरटी में इतना ही दिया हुआ है, इतना आप पढ़ लेना, एक दो डायग्राम है बस, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाएगा, व्हाट इज़ कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, डेफिनेशन बता दो, इसके एग्जांपल बता दो, ठीक है। और थर्ड मोड क्या है, व्हाट इज़ थर्ड मोड,
थर्ड मोड है रेडिएशन। जैसे ये इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, जैसे मान लो एक लाइन में 10 बच्चे खड़े कर दिए हमने, ठीक है, एक को बॉल दे दिया तो क्या करेगा, एक दूसरे को बॉल दे देगा, दूसरा तीसरे को, इस तरह से पहले फर्स्ट चाइल्ड से 10 तक 10वें बच्चे तक बॉल चली जाएगी, ठीक है। पहले ने दूसरे की तरफ फेंक दी, दूसरे ने तीसरे की तरफ, तीसरे ने चौथे की, पांचवी, इस तरह। ये तो हो गया कंडक्शन, अपनी जगह ही खड़े हुए, अपनी जगह से नहीं हिल रहे। कन्वेक्शन में क्या है, जाके देखे आएगा इज्जत के साथ एक दूसरे को, दूसरा फिर तीसरे को देखे आएगा। रेडिएशन में क्या होगा, सबको बाईपास करते हुए सीधा पहले से 10 की तरफ फेंक देगा, ठीक है। तो रेडिएशन में क्या होता है, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन रीजन टू अदर, फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, ओके, विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। बीच का मीडियम का कोई रोल नहीं है। जैसे सन से हीट आती है ग्राउंड तक, तो कोई भी मीडियम है वो ग्राउंड तक आएगा ही आएगा, ठीक है। आपने कोई हीटर जला दिया, वहाँ से हीट एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो वो रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती हैं, जो हीट वाली रेडिएशंस होती हैं, उनकी प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विदाउट हीटिंग इंटरवेनिंग मीडियम। इंटरवेनिंग मीडियम मतलब जिस रीजन से वो हीट आ रही है उस रीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, मीडियम की बात कर रहे हैं, हाँ, मतलब हीट जो ट्रांसफर होगा वो ऑब्जेक्ट तो हीट को रिसीव करेगा ही करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो रिसीवर हो जाएगा एक तरह से हीट का, और अगर कोई और मीडियम है तो फिर उसको भी क्रॉस करके, उसको भी पास करके दूसरे जगह पे हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे सन की जो लाइट है वो ग्राउंड तक जो आती है वो रेडिएशन मेथड से आती है, ठीक है। हाँ, मीडियम अफेक्ट नहीं होगा विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, सीधा हीट जाएगी एक जगह से दूसरी जगह। मीडियम अफेक्ट होएगा कन्वेक्शन में, कंडक्शन में, क्योंकि मीडियम के थ्रू जाएगी, मीडियम की जरूरत पड़ेगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, रेडिएशन का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ऐसी रेडिएशंस जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर मीडियम ना भी है तो भी आप हीट ट्रांसफ़र करा सकते हो रेडिएशन मोड में, मटेरियल मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वे विदाउट मीडियम भी प्रोपोगेट करती हैं। दो तरह की वेव होती हैं, एक तो मटेरियल मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है हीट के लिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इंफ्रारेड वाला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में तो कई सारी रेडिएशन होती हैं, विजिबल लाइट हो गया, एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, इंफ्रारेड रेज हो गया, ठीक है, रेडियो वेव्स हो गया, समझ रहे हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया। लेकिन हीट करने के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? आईआर वाला। आईआर बोले तो इंफ्रारेड, आईआर का मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जो सन से जो लाइट आ रही है उसमें भी कई सारे कंपोनेंट हैं। सन से जो लाइट आ रही है उसमें 3 कंपोनेंट हैं, विजिबल रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इंफ्रारेड। तो इसमें जो हीट के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो इंफ्रारेड है। कपड़े आपने सुखा दिए धूप में, इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से हीटिंग इफेक्ट जो होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन। अब चूंकि इंफ्रारेड रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो वो मीडियम का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है उसको। तो 3 तरह का मोड हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये हीट ट्रांसफर वाला पार्ट आपका हो गया पूरा। और इसमें जो कंडक्शन है उस पर जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड है, हीट ट्रांसफ़र की बात शुरू हो ही चुकी है, तो 3 लॉ हमें इस पर रिलेटेड करने हैं और इसके बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। जो बीच वाली क्लास है वो रिकॉर्डेड क्लास हम भेजेंगे। देखो, रेडिएशन से रिलेटेड 3 लॉ हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स लॉ एंड वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। समझ रहे हैं कितने लॉ हैं? 3 लॉ हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, स्टीफन्स रेडिएशन लॉ और वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताता है कि कोई भी जो हॉट बॉडी है वो हीट लॉस करेगा। भाई नेचर है, हीट ट्रांसफ़र होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। आपने चाय बना के गर्म करी, थोड़ी देर में ठंडी हो गई, क्यों हो गई ठंडी? हीट लॉस कर गई, हीट लॉस हो गई कि नहीं?
तो कितना हीट लॉस करेगा, वो हीट लॉस किस किस पे डिपेंड करेगा, ये न्यूटन ने बताया। समझ रहे हैं, न्यूटन वही न्यूटन था जो मैकेनिक्स में खलबली मचा के आए थे, वो थर्मल में भी उन्होंने काफ़ी काम किया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप रिजल्ट समझने की कोशिश करें। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो रेट ऑफ हीट लॉस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर। जैसे मान लो कोई हॉट बॉडी है, वो हीट लॉस करेगी, तो उसका कितना हीट लॉस होना है वो डिपेंड करेगा उसके खुद के टेम्परेचर पर और सराउंडिंग के टेम्परेचर पर। सराउंडिंग पे भी डिपेंड करेगा ना, बाहर अगर ज़्यादा ठंड हो रही होगी तो ज़्यादा हीट लॉस होगा, ठीक है, या उसका खुद का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट लॉस करेगा। मतलब क्या करते हैं, अगर ज़्यादा देर तक चाय को रखना होता है तो ज़्यादा नहीं गर्म करते, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्म करोगे चाय उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि ये लॉ ऑफ कूलिंग होता है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का होगा उससे हीट लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। तो यही न्यूटन ने बताया कि अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट पर सेकेंड dQ/dt, और इसको हम डेल्टा Q/ΔT भी लिखते हैं। Q इज़ द सिंबल ऑफ हीट। Amount of heat radiated by a hot body is directly proportional to the difference in temperature of body and temperature of surrounding। कोई मान लो मेटल बॉल है, उसको हीट करके हमने बाहर रख दिया, तो वो कितना हीट लॉस करेगा पर यूनिट टाइम, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। जो कैपिटल टी है ये किसका टेम्परेचर है, यस, टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, और ये जो T0 है ये टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। और एक और कंडीशन यहां पर आ रही है, दिस डिफरेंस इज नॉट मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। ये डिफरेंस जो है ना 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये तभी वैलिड है, क्योंकि 40 से ज़्यादा हो गया तो ये रूल डेविएट हो जाएगा, फिर दूसरा रूल वहाँ पर लगेगा, वो स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ है। क्या है वो, स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ है। अब यहाँ पर हीट को हम टेम्परेचर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, आपको शायद 9th क्लास में पता होगा, पिछले वाली क्लास में भी आपको मिलेगा कि किसी बॉडी से हीट लॉस जो होती है या किसी बॉडी में जो हीट गेन होती है उसका फॉर्मूला होता है Q = mS∆T। बात को समझें, m मास की कोई बॉडी है, उसका टेम्परेचर मेरे को ΔT बढ़ाना है तो हीट देनी होगी कि नहीं। किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हीट देनी होती है और किसी बॉडी का टेम्परेचर कम करने के लिए हीट उससे लेनी होती है, विड्रॉ करनी होती है। तो फॉर्मूला दोनों का एक ही है, अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू रेज द टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ हीट विड्रॉन टू रिड्यूस द टेम्परेचर, Q = mS∆T। तो अगर Q की जगह यहाँ पर mS∆T लिखेंगे तो ये आ जाएगा mS∆T/ΔT is directly proportional to T minus T0। S is the specific heat capacity of material, जो फिक्स होती है एक तरह के सब्सटेंस के लिए। S is the specific heat capacity। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है इसको सुन लो। ये Q = mS∆T तो क्लियर है, तो यहाँ से S कितना आ गया, Q/m∆T। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है स्पेसिफिक हीट के बारे में, ये आ गया। तो अब इस अगर मान लो मास ले लें हम 1 किलोग्राम किसी बॉडी का और ΔT ले लें 1 डिग्री सेल्सियस, लगे हाथों इसको भी डिफाइन कर रहे हैं, तो S = Q हो गया। तो स्पेसिफिक हीट का नाम ही स्पेसिफिक हीट नहीं है, ये है भी स्पेसिफिक, ये यूनिक है, स्पेशल है। क्यों स्पेशल है, क्योंकि ये 1 किलोग्राम सब्सटेंस के लिए वैलिड है और इतनी हीट है जो बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देती है। तो स्पेसिफिक हीट कोई नई चीज़ नहीं है, स्पेसिफिक हीट कोई नया प्राणी नहीं है। स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। मान लो 1 किलोग्राम वाटर आपने लिया और उस 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कितना हीट चाहिए, वो वाटर की स्पेसिफिक हीट है। और वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है, इस चैप्टर में एक टेबल दे रखी है स्पेसिफिक हीट की, आप उसको जाके पढ़ना, याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, लेकिन जो बच्चे पैशनेट हैं, पढ़ने पागल हैं हीट के प्रति और पानी को लेके, वो याद करके भी रखते हैं। 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यूनिट कितना आ जाएगा, जूल पर किलोग्राम इंटू डिग्री सेल्सियस। तो वाटर की सबसे ज़्यादा होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वाटर को हम कूलेंट की फॉर्म में यूज करते हैं।
कूलेंट। आप आजकल ट्रैवल नहीं करते पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, अब तो वैसे ही नहीं कर रहे हैं पेंडेमिक की वजह से। पहले ट्रैवल करते थे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, हरियाणा रोडवेज। रास्ते में क्या करता, ड्राइवर उतर के पानी लेके आता था भर के डब्बे में। किस लिए? काफ़ी देर अगर बस चला लिया तो इंजन गर्म हो गया, उसमें वो पानी डाल देता था कूलेंट के लिए, कूलिंग के लिए, इंजन की कूलिंग के लिए पानी का यूज़ होता था। कूलेंट होता है, लेकिन कूलेंट तो महंगा आता है ना। कूलेंट अगर यूज़ नहीं करना, जैसे कूलेंट बस वाले नहीं, आप भी कर सकते हो कूलेंट में। हाँ, आपको भी कई बार वो कूलेंट जब डालेगा सर्विस के टाइम पे बोलेगा कि इसमें पानी डालते रहना, पानी, ठीक है। कई बार कई लोग मारुति गाड़ी में कूलेंट नहीं डलवाते, पानी से ही कूलेंट का काम चलाते हैं। आपको पता नहीं होगा इस बात का, क्योंकि कॉस्ट वाटर इज़ बेस्ट, अच्छा कूलेंट है, सस्ता कूलेंट है। कूलेंट जो लिक्विड आएगा, सोडियम लिक्विड उसमें होता है, वो तो काफ़ी कॉस्टली है। कूलेंट ना डालो तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, आपका जो इंजन है वो ब्लॉक हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो यस, कूलेंट तो क्योंकि वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि मुश्किल से ही तो गर्म होता है, और एक बार गर्म हो गया तो मुश्किल से ही ठंडा होगा। ये स्पेसिफिक हीट ज़्यादा इस बात का प्रूफ है, 4200 जूल पर किलोग्राम। सो वाटर एक्ट्स एज ए गुड कूलेंट बिकॉज इट्स स्पेसिफिक हीट इज़ वेरी हाई। तो अब स्पेसिफिक हीट आपको समझ में आ गई होगी, आज सबकी अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है। तो अब यहाँ से ये एम बी कॉन्स्टेंट और एस बी कॉन्स्टेंट, सो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। अब यहीं से एक न्यूमेरिकल निकलेगा, झंझट यहीं से शुरू होएगा सारा जब एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आप करेंगे। ये क्या मतलब हो गया, ये दो यहाँ टी है सब जगह। ये वाला कैपिटल वाला टी टेम्परेचर के लिए और स्मॉल वाला टी टाइम के लिए। तो बहुत ही शानदार यहाँ से रिजल्ट निकल के आ रहा है कि फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए हॉट बॉडी पर यूनिट टाइम, मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी एंड सराउंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। तो स्टेटमेंट हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, टेम्परेचर की फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो टेम्परेचर की टर्म्स में पूछे जाते हैं। आपसे कहा जाएगा कि एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस आने में लगे 5 मिनट, एक मिनट लेंगे बस, अभी बेल उधर की हुई है। क्वेश्चन समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बॉडी है, पानी है आपके पास, उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस आने में लगे 5 मिनट, तो उसी पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस आने में कितना टाइम लगेगा अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा नहीं है कि ये डिफरेंस 20 का है और ये डिफरेंस 10 का है तो इसका जो टाइम है उसका आधा कर दोगे, नहीं। ये कोई सब्जी नहीं बेच रहे हो आप यहाँ पे। फॉर्मूला, क्योंकि हीट का जो लॉस है वो ऐसा नहीं होता कि ये 4 समोसे 20 रुपए के तो 5 समोसे कितने के, ठीक है। अर्थमेटिक्स नहीं चलेगा, सिंपल अर्थमेटिक, फिजिक्स लगेगी यहाँ पे, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यहाँ पे लगा देना, ठीक है, निकल जाएगा। कैपिटल ये टी नॉट दिया हुआ है सराउंडिंग का टेम्परेचर, यहाँ पर जो टी लोगे यहाँ पर मीन ले लोगे। कौन सा मीन ले लोगे? इन दोनों का मीन और इन दोनों का मीन, ठीक है। मीन, इनका मीन, दोनों का मीन, मतलब आपको क्वेश्चन आएगा ना कैपिटल टी क्या लें हम। टी नॉट तो दिया हुआ है सराउंडिंग का कांस्टेंट है, बट टी जो है, जो दो टेम्परेचर है T1 और T2, उसका मीन लेंगे, ठीक है। यहाँ डिफरेंस हो गया, टाइम एक का आ गया 5 मिनट, दूसरे का निकल जाएगा, 2 इक्वेशन बनेंगी, दोनों को डिवाइड कर देना। तो इस तरह से कूलिंग लॉ भी हो गया हमारा पूरा, और उसका न्यूमेरिकल का भी मैंने आपको आइडिया दे दिया। आगे कल बात करेंगे। थैंक यू, ठीक है।